नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान, सिंपल पेपर 24 और ये सिंपल पेपर नंबर 3 है। क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारा सिंपल पेपर नंबर 1, नंबर 2 हो चुका है। ऑलरेडी यह यूट्यूब वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने इन सिंपल पेपर को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज जो हमारा टाइम है वो सिंपल पेपर नंबर 3 का है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th का होम साइंस गृह विज्ञान जो इस बार के नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है जो एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है लंबाई, भार और शरीर के अनुपात में अचानक और तेजी से यदि वृद्धि अर्थात विकास होने लगे तो इसे क्या कहते हैं। यदि इंसान के शरीर के अंदर लंबाई में, भार में, शरीर के अनुपात में अचानक बहुत तेजी से वृद्धि होने लगे, विकास होने लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यौवना आरंभ कहते हैं। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। क इसका राइट आंसर है जिसे हम यौवना आरंभ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन अल्प पोषण का परिणाम नहीं है। तो अल्प पोषण के बारे में आप सभी को पता है कि अल्प पोषण किसे कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं। शरीर का वजन कम होना, तो अल्प पोषण के दौरान शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता ये भी होने लगता है यदि आप कम मात्रा में भोजन अर्थात जो आपका एक निश्चित भोजन होता है उससे भी आप यदि कम खाते हो तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगा। और स्कर्वी एक बीमारी है, तो स्कर्वी होने की संभावना हो सकती है यदि किसी व्यक्ति के अंदर अल्प पोषण हो, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली नहीं हो सकता। अल्प पोषण के बाद यदि आप चाहें कि आपका जीवन जो है वो स्वस्थ हो, आपका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट निरोग रहे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन से संबंधित है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में काफी आसानी से घुल जाता है। तो देखिए विटामिन सी जो है वो हमेशा जल में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है जिसे हम एस कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ख इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेशों के और इससे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। रेशे जो होते हैं और जो सूत बनाया जाता है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इसे हम सूत संख्या कहते हैं। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रकार पदार्थ आहार में है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है। तो देखिए एक इंसान के जीवन को सबसे बेहतरीन तरीके से स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, रोगों को दूर रखने के लिए पोषक तत्व क्या जरूरत होता है। ऑप्शन क जो है सही उत्तर होगा और ये VVI रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वह कौन सा पदार्थ है या आहार है जो इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है, तो आप बताएंगे पोषक तत्व के माध्यम से इंसान का शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा कला का सबसे पुराना रूप है जिसका उपयोग चटाई और टोकरियां बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए आज से कुछ समय पहले तक की अगर हम बात कर लें तो आप सभी को पता है कि बुनाई के माध्यम से कई प्रकार के चीजों का निर्माण किया जाता था, जिसमें चटाई वगैरह भी आता था, कपड़े भी आते थे, जिसे किस एंगल से बनाया जाता था, बुनाई करके बनाया जाता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ख जो है वो इसका सही उत्तर है कि बुनाई के माध्यम से कपड़ा कला का सबसे पुराना रूप माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुराने पद्धतियों के अनुसार बुनाई के माध्यम से ही चटाई, टोकरियां, कपड़े इत्यादियों का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेपल तंतु नहीं है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है लिनन, कपास, जूट और रेशम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन एक उत्तर जो है इसका सही है, तो आपको बताना है जो स्टेपल तंतु है वो रेशम नहीं होता है। तो घ जो है इसका सही उत्तर है, रेशम को हम स्टेपल तंतु नहीं कहते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहता है साइट का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइट का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइट का आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो साइट को हिंदी में फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग। अर्थात ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग। साइट का पूर्ण रूप जो है उसे हम उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न हमारा कहता है हम अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तात्पर्य ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको सही तरीके से बचत करते हुए उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसाधनों का यदि आप सही तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आपको संसाधन का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है कि संसाधन प्रबंधन के माध्यम से हम संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसमें से आपको गलत कथन के बारे में बताना है। जैसे कि पहला कथन है कि विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक जारी रहता है। चलिए यह तो सही प्रक्रिया है, लेकिन हमें क्या कथन गलत लेना है, क्योंकि विकास तो एक ऐसे प्रोसेस जो है, प्रोग्रेस जो है एक जीवन में इंसान के कब, जब तक वो माँ के पेट के अंदर रहता है तब से लेकर जब तक वो नहीं मर जाता है तब तक तो जारी ही रहता है। तो ये तो सही पॉइंट हो गया, लेकिन हमें इसमें गलत पॉइंट ढूंढना है। दूसरा है यह केवल एक सीमित अवधि यानी परिपक्वता तक ही होता है। इसके कहने का मतलब है कि क्या आप जो विकास कर रहे हैं वो एक नियमित समय तक होता है? तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये तो निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे ख जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। यह केवल एक सीमित अवधि यानी परिपक्वता तक के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सही जोड़े का चयन करना है आपको। यहाँ पे मतलब एक तरफ ऑप्शन 1 है और दूसरी तरफ ऑप्शन 2 है। अब हमें इसमें सही से मैचिंग करना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से, वसा और विटामिन। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट वीवीआई रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ख जो है इसका सही उत्तर है, इसका जोड़ा मैच करना था। अगला प्रश्न हमारा फिर से है मिलान करना है। एक तरफ ऑप्शन 1 है, दूसरी तरफ ऑप्शन 2 है। अब हमें इसे एक दूसरे से मैच करना है। तो देखिए पहला जो क है वो कहता है भारत में पहला टीवी ट्रांसमीटर, पहला टीवी ट्रांसमीटर जो है वो कहाँ आया था? गुजरात में आया था। ऑप्शन 2 जो इसका है वो सही उत्तर है। ऑप्शन ख कहता है ब्लूटूथ तकनीक। अब ब्लूटूथ तकनीक जो है वो हैंड्स फ्री हैंडसेट या कार किट के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार में क्या होता है, कई स्थानों से जानकारी एकत्र किया जाता है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये इंटरेक्टिव समूह संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑप्शन क को सही उत्तर कह सकते हैं। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमारा कहता है मिलान कीजिए, जिसमें हमारा समूह 1 से समूह 2 में हमें मिलान करना है। अब देख लीजिए पहले समूह में हमारे पास है स्वयं। तो स्वयं जो है वो व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है। स्वाभिमान, तो स्वाभिमान जो है वो स्वयं का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। और फिर है स्व संकल्पना। स्व संकल्पना का मतलब होता है स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का संग्रह करना। और डी ऑप्शन जो है वो कहता है स्वयं की समझ का अत्यधिक जटिल होना। तो ये होता है किशोरावस्था की आयु में। जब बच्चे किशोरावस्था की आयु में रहते हैं तो किशोरावस्था की विशेषता होता है कि वो खुद को और अत्यधिक जटिल बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ग है इसका सही उत्तर होगा। ग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है
संसाधनों का प्रबंधन करना, जिसके द्वारा हर किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी होती है और अपना काम पूरा करना होता है। पैसा सभी को समान मात्रा में समान रूप से उपलब्ध नहीं होता। इसकी वजह क्या है? तो विकल्प में आपको यहाँ पे बताया गया है, मानवीय है, गैर मानवीय है, प्राकृतिक है और सीमित है। तो अब हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। कोई दो विकल्प जो है इसका वो सही होगा। तो जो दूसरा है गैर मानवीय और इसके बाद जो हमारा चौथा है वो सीमित। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिनके कारण संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है और समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता। सभी व्यक्ति के लिए समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। तो ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन है? तो यहाँ पे विकल्प में है कौशल, संपत्ति, ज्ञान और धन। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन है जिसमें कौशल, संपत्ति, ज्ञान और धन दिया गया है? तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौशल, संपत्ति, ज्ञान और धन में से मानव संसाधन कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे भी हमें दो ऑप्शन इसके सही दिए गए हैं। तो उत्तर जो होगा इसका ग होगा, क्योंकि पहला जो कौशल है मतलब स्किल्स है वो मानव संसाधन इंसान खुद सीखता है और तीसरा जो है ज्ञान वो भी खुद ही अर्जित करता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है इसका सही है, अर्थात ग ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संचार प्रौद्योगिकी में आधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल है जिसका उपयोग डाटा संचारित करने के लिए किया जाता है, जो या तो अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संकेत या अंकीय डिजिटल हो सकता है या दो व्यापक समूह में आता है, केवल भूमि आधारित और बेतार प्रौद्योगिकियां। ब्लूटूथ किस प्रकार की प्रौद्योगिकी के उदाहरण है? ये कई सारे क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो देखिए इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कि केबल आधारित प्रौद्योगिकी है, बेतार प्रौद्योगिकी है, उपग्रह प्रौद्योगिकी है, रेडियो प्रौद्योगिकी है। तो इसमें से हमें कोई दो विकल्प को सही बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो घ है, क्योंकि दूसरा जो है वो बेतार प्रौद्योगिकी है। आपको पता है कि ब्लूटूथ में किसी भी प्रकार के तार वार का उपयोग नहीं करना होता है। और रेडियो प्रौद्योगिकी है क्योंकि इसमें किरणों के अनुसार, इसके अंदर के रेडिएशन के अनुसार ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो काम करता है। तो घ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जीवन में दबाव से नहीं बचा जा सकता है और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भूमिकाओं में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। कुछ दबाव किसी को बेहतर निष्पादन के लिए काबिल बनाने के लिए प्रेरित करता है और मतलब उसे बना भी देता है, और ऐसे दबाव सकारात्मक होते हैं जो पॉजिटिवली लिए जाते हैं। लेकिन कुछ जो मतलब दबाव होते हैं वो तनाव प्रदर्शन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल होते हैं। हर एक मनुष्य, युवा या वृद्ध, पुरुष या महिला, अमीर या गरीब, स्वास्थ्य अथवा दुर्बल, कोई भी व्यक्ति दबाव से जूझने के लिए मतलब लड़ने के लिए सही जानकारी दबाव प्रबंधन तकनीक से प्रयास करते हैं। एक या एक से अधिक तकनीक प्रयोग करने का निर्णय व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। शोध कार्य अर्थात जो भी इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कार्यों से पता चलता है कि वे व्यक्ति जो अपना ध्यान रखते हैं और अपनी जीवन शैली नियंत्रित रखते हैं, अधिक से अधिक उत्पादक हैं। मतलब वो उनका जीवन जो है वो बहुत ही पॉजिटिवली जी रहे हैं। वो यह कार्य में कम अनुपस्थित रहते हैं और चिकित्सक सेवाओं के लिए बहुत कम मांग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रश्न के अंदर था। अब हम आपको इसके जवाब की ओर लेके चलते हैं। अब हमें जवाब में देखना है कि यह केवल चिकित्सा उपचार ही नहीं है, बल्कि यह निरंतर आत्मोपचार भी है, जिससे स्वास्थ्य का संवर्धन होता है और जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत युग में है, गलत जोड़े में है? चार जोड़ा यहाँ पे दिया गया है और ये सारे जोड़े जो हैं इसी पैराग्राफ के अंदर से आए हैं। तो अब हमें बताना है कि किन जोड़े के साथ किसका मैच होता है। तो जो विश्राम है वो तनाव बढ़ाता है। बताया गया है गो ऑप्शन जो है, जो विश्राम है वो तनाव को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यदि आप सही समय से विश्राम करते हैं तो ये आपके तनाव को तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करें, अधिक से अधिक समय तक सोए रहे, तो ये आपके दिमाग के संतुलन को बिगाड़ सकता है, बैलेंस को खराब कर सकता है और आपको डिप्रेशन में भी ला सकता है और आप पे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विश्राम एक सीमित समय तक के लिए कहीं आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन अधिक समय के लिए ये आपके लिए शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से दबाव मतलब कि तनाव जो हो जाता है इंसानों का, टेंशन जो होता है, उसके प्रबंधन के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? तो देखिए जो सही बातें हैं उसे बताना है कि कैसे हम अपने इंसान के शरीर के अंदर का तनाव जो है वो कम कर सकते हैं। तो क जो ऑप्शन है गहरी सांस लेना, ध्यान करना, मतलब चेतना में रहना, तनावपूर्ण स्थितियों से विचारों को हटाने और मन की शांति पाने में मदद नहीं करती है। ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इन पॉइंटों के माध्यम से भी इंसान के शरीर के अंदर दबाव को कम किया जा सकता है, लेकिन जो ख पॉइंट है वो कहता है कि यदि आप विश्राम कर लेते हैं, मतलब एक उचित मात्रा में, या फिर प्रार्थना कर लेते हैं, या फिर संगीत सुन लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है। दोस्तों के साथ मिलने से, जुड़ने से क्या होता है कि हमारे मन में चल रही जो पहले की बातें हैं ना, उससे हम भूल जाते हैं और हमारा जो ध्यान है वो बँट जाता है, जिससे हमारे अंदर तनाव कम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ज़रूरी है हमारे तनाव को कम करने के लिए। पहला तो है कि गहरी साँस वगैरह लेना, निर्देशित रहना, ध्यान करना, एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको उसके साथ-साथ थोड़ा-सा आप आराम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के साथ थोड़ी समय को बिता सकते हैं, संगीत वगैरह सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर चल रहे जो टेंशन है वो कम किया जा सकता है। तो क तो इसका सही उत्तर है ही, और ख भी इसका उत्तर सही है, गलत नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है तनाव प्रबंधन का लक्ष्य तनाव को खत्म करना होना चाहिए। कारण आर कहता है तनाव सहायक होने के साथ-साथ हानिकारक भी हो सकता है। बात तो सही है। अभिकथन ए और आर को देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क जो है वो कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ख कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग जो है वो कहता है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अब गौ जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए तनाव प्रबंधन का काम क्या है? तनाव प्रबंधन का तो मतलब ये है कि किसी इंसान के शरीर में जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन तनाव सहायक होने के साथ-साथ हानिकारक भी हो सकता है। हमें तो लगता है कि तनाव तनाव जो है वो हमेशा हानिकारक ही होता है, सहायक तो हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति खुद को टेंशन में रह के अच्छी बातें कैसे सोच सकता है? इसलिए हमने कहा है कि आर जो है वो असत्य है और ए जो है वो सत्य है। गौ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में बताया गया है कि जीवन की सभी चुनौतियां आवश्यक रूप से तनावपूर्ण नहीं होती है, और कारण आर में कहा गया है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी चुनौती को कैसे देखा जाता है। हाँ, ये भी सही है। अब आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आप चारों में से सही उपयुक्त उसका चुन लीजिए। तो ऑप्शन क कहता है ए और आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि जीवन की सभी चुनौती आवश्यक रूप से तनावपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जो भी लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं उसमें टेंशन ही हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती को देखते कैसे हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि आज 11th क्लास के बच्चों का एग्जाम आने वाला है। अब कुछ बच्चे जो हैं जो पूरी साल मेहनत कर रखे हैं, उनके लिए तो ये खुशी की बात है कि उनका एग्जाम आ रहा है, तो उनको तो मतलब तनाव है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई कर लिया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अब 10 दिनों से 15 दिनों से वीडियो सर्च कर रहे हैं, नोट खोल रहे हैं, पता नहीं फलाना ठिकाना सब कुछ कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, कई सारे टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं। तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं तनाव आएगा, टेंशन आएगा, जिससे वो कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो यही बात है कि हम उस चुनौती को देखते कैसे हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसे तनाव के रूप में ले रहे हैं या खुशी के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क है ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वृद्धि निर्धारित है जबकि विकास निरंतर है।
प्रत्येक 2 मतभेदों के साथ इस कथन को उचित ठहराएं। देखिए, वृद्धि निर्धारित है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित आयु सीमा के बाद जाके इंसान का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऊंचा उठना बंद हो जाता है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। बौद्धिक विकास जो है वो हमेशा जीवन भर, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। लेकिन अब इन दोनों को समझाना है हमें एग्जाम्पल के साथ। और विकास दोनों ही बदलाव के प्रकार हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। वृद्धि का मतलब है किसी चीज का आकार का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना, गुणवत्ता में वृद्धि होना। लेकिन विकास का मतलब है किसी चीज का बेहतर होना और उन्नत होना और अधिक उपयोगी होना। तो सबसे पहला तो आपको विकास में और वृद्धि के बीच जो अंतर है उसे समझना पड़ेगा कि जो वृद्धि है वो आकार का हो सकता है, मात्रा हो सकता है, गुणवत्ता में वृद्धि हो सकता है, लेकिन विकास का क्या मतलब है कि चीज पहले से और ज्यादा बेहतर हो गया हो, उन्नत हो गया हो और ज्यादा उपयोगी हो गया हो। तो ये सारी चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और पहला पॉइंट जो इसमें है कि वृद्धि निर्धारित है क्योंकि इसे कुछ मापकों, लक्ष्यों और सीमाओं के अनुसार मापा जा सकता है, लेकिन विकास निरंतर है, होता रहता है। इसे केवल मात्रा में नहीं बल्कि गुण में मापा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट तो काफी वीवीआई रहेंगे और ये क्वेश्चन भी जो है वो वीवीआई रहेगा। अब इस कथन को उचित ठहराने के लिए जो 2 मतभेदों का उल्लेख करना था वो कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो है, एक मतभेद यह है कि वृद्धि और विकास दोनों ही आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति, समाज में रहने वाले किसी भी इंसान के लिए विकास भी जरूरी है और वृद्धि भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों लाभदायक भी हैं और आवश्यक भी होते हैं। लेकिन विकास को वृद्धि से अधिक महत्व देना चाहिए, विकास को वृद्धि से अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटे कद का इंसान भी अगर बुद्धिमान है तो उसका समाज में एक लंबे चौड़े कद के व्यक्ति से ज्यादा सम्मानित होता है, बहुत ज्यादा सम्मान पाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि एक यहाँ पे बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है। अब इस लंबे हट्टे कट्टे व्यक्ति के पास क्या था? वृद्धि है, वृद्धि है, और इसके पास क्या है? विकास है। तो समाज जो है विकास वाले व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देगा। दूसरा मतभेद यह है कि वृद्धि और विकास दोनों ही अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात भी सही है, विकास भी महत्वपूर्ण है और बुद्धि भी, और मतलब कि आप कह सकते हैं कि वृद्धि भी महत्वपूर्ण है। लेकिन विकास को वृद्धि के बिना संभव नहीं देखा जा सकता। मतलब विकास को वृद्धि के बिना संभव नहीं है। एक आप ऐसे कह लीजिए ना, ये एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 अलग-अलग पहलू हैं। क्योंकि विकास भी जरूरी है और वृद्धि भी जरूरी है, तभी जाके एक इंसान जो है वो परफेक्ट इंसान बन पाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हमें विद्यालय बच्चों के आहार में अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा को सीमित क्यों करना चाहिए? जब भी आपको आजकल पता है कि विद्यालय में बच्चों को सरकारी स्कूल में मिल्स वगैरह दिए जाते हैं, खासकर क्लास 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में खान पान की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा, जो प्राइवेट स्कूल है या घरों में भी बच्चों को कोशिश किया जाता है कि उनको चीनी ज्यादा न खिलाया जाए या फिर नमक न ज्यादा खिलाया जाए। ऐसा क्यों? तो स्कूली बच्चों को इसलिए संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी और नमक के सेवन को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जिनमें कैलोरी, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे फास्ट फूड, प्रोटेस्ट स्नैक्स, बेक किए गए सामान, तले हुए खाद्य पदार्थ, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते। मतलब बच्चे तो खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए, लेकिन उसमें पोषक तत्व है ही नहीं। तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, वो एनीमिया के शिकार हो जाएंगे, और बच्चों में वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का योगदान ऐसे ही भोजन कर सकते हैं। ये पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे हम फास्ट फूड के रूप में देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बच्चों का मोटापा बढ़ाने में मदद करते हैं, बच्चों के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ये शरीर के अंदर के आयरन को समाप्त कर देते हैं, ये ब्लड की कमी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसी कारण से बच्चों के आहार में ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक का मात्रा नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता
कहता है विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते के 2 महत्व को बताइए। तो देखिए विद्यालय जाने वाले बच्चे आप सभी बच्चे जो विद्यालय जाते हो आपको पता है कि आपके मम्मी-पापा या दादा-दादी या कोई भी जो आपके रिलेशन में आपके साथ रहते हैं और आपको स्कूल जाने के वक़्त आपकी मदद करते हैं, वो आपको एक बात ज़रूर कहते हैं, "बच्चा लंच लिया क्या?" तो ये जो लंच है, नाश्ता है, सुबह का नाश्ता हो गया, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो विद्यालय जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने से पहले हर मम्मा हर पापा कहते हैं कि बेटा 2 पराठे ही खा ले लेकिन खा ले कुछ। लेकिन बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं? वो कहते हैं नहीं, नहीं खाना। मतलब बच्चे बिल्कुल ही सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ये पराठे, चावल, दाल, रोटी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उन्हें मोमोज़ चाहिए, सुबह-सुबह भी मोमोज़ चाहिए, बर्गर चाहिए, छोले-भटूरे चाहिए, जो ये बाहर के सड़कों पे आसानी से प्राप्त हो जाए, ये वही खाना पसंद करते हैं। तो विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते के 2 महत्व क्या हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि नाश्ता बच्चों को स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। यदि आपके पेट में भोजन है, अर्थात आपके शरीर में स्टेमिना है, आप ताकतवर हो, आप फ्रेश फ़ील करोगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा, खेलने में मन लगेगा, दोस्तों के साथ रहने में मन लगेगा, जो उन्हें शैक्षिक उपलब्धियाँ और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। दूसरा पॉइंट है, नाश्ता बच्चों को ऊर्जा प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। नाश्ता न करने से बच्चों की भूख, थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित होने में कठिनाई होती है। ऐसे ही बच्चे के अंदर हमेशा भूख टाइप का लगा रहेगा। वो खुद को थका-थका सा फ़ील करेंगे। छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर देंगे और पढ़ाई में तो ध्यान भूल ही जाओ। पढ़ाई में तो वो ध्यान लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो उनका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा ही नहीं, फ़ोकस होगा ही नहीं उनके पढ़ाई पे। इसलिए नाश्ता करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संतुलित आहार में आरडीए के 2 उपयोग क्या है? आरडीए सबसे पहले तो यही एक अपना प्रश्न है जो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि आरडीए क्या होता है या फिर आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है ये आपके 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे फुल फॉर्म में देख लीजिए और आरडीए का मतलब होता है यानी आहार की अनुशंसित मात्रा। इसका उपयोग करना, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आरडीए का पहला उपयोग यह है कि यह हमें इन्फॉर्म करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है, हमें बताता है कि हमें अपने आहार में कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना वसा चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, खनिज कितना, फाइबर कितना लेना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ लेते-लेते कुछ ज़्यादा ही ले लिए और कुछ ज़्यादा ले लेंगे तो फिर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा शरीर खराब हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है कि प्रोटीन की भी मात्रा सीमित, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा सीमित, वसा, फैट। अब फैटी चीज़ ज़्यादा खा लोगे तो आपका तोंद-वोंद निकल जाएगा, बीमारी हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें तो यहीं से आ रही है। अब विटामिन ही खाने शुरू कर दो, इतना ना विटामिन खा लो कि उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाए, शरीर फूलना शुरू हो जाए, चीनी की बीमारी हो जाए, खनिज का भी अपना एक मात्रा है, फाइबर लेने का भी अपना मात्रा है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब संतुलित आहार होना चाहिए ताकि हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है आरडीए का दूसरा उपयोग है कि यह हमें बताता है कि हमें अपने आहार में खाद्य पदार्थ कौन-कौन से शामिल करने हैं, कब एप्पल खाना है, कब रोटी खाना है, कब चावल खाना है, कब क्या खाना है, ये भी हमें बताता है आरडीए के माध्यम से, जो हमें आरडीए के अनुसार पोषण प्रदान करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन जो है वो वीवीआई रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% का चांस है कि ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके लिए सबसे अच्छा जो आहार है, खाना है वो उसके माँ का दूध ही माना जाता है। इस कथन के 4 फायदे क्या हैं? मतलब यदि आप इस कथन से सहमत हो, हालाँकि आपको सहमत होना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य बात है और तो आगे आपको इसके 4 फायदों के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए इस कथन से तो हम सहमत हैं ही और इसके 4 फायदे क्या हैं? तो निम्नलिखित है। सबसे पहला फायदा है कि पूर्ण पोषण। माँ का दूध जो है वो शिशु को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। मतलब पूर्ण पोषण का मतलब है कि एक नवजात शिशु जो अभी-अभी जन्म लिया है, उसके लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है।
है, सबसे बढ़िया आहार है, क्योंकि उसमें जो बच्चे को ज़रूरी है ना, वो सारे आवश्यक पोषक तत्व उसी दूध से प्राप्त हो जाते हैं और ये दूध जो है, वो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा पॉइंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडी और अन्य रोग प्रतिरोधी पदार्थ शिशु के विभिन्न संक्रमण, एलर्जी और अन्य बीमारियों से बचाता है। ये माँ का दूध जो है देखिए बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि इसी दूध के माध्यम से बच्चे के शरीर में होने वाले संक्रमण को दूर रखा जा सकता है, एलर्जी को दूर रखा जा सकता है, बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सकता है। और तीसरा है पाचन। पाचन का मतलब है माँ का दूध जो है वो शिशु के लिए सुलभ, सहज और हल्का होता है। यदि आप अभी बच्चा कोई जन्म लिया उसे आप गाय का दूध, भैंस का दूध, पता नहीं क्या-क्या चीज़ का दूध पिलाना शुरू कर दो, तो बच्चा उसे पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा, क्योंकि उसका शरीर जो है वो इस प्रकार से अभी कंट्रोल उस दूध को नहीं कर सकता। वो अपनी माँ के दूध को यदि पीता है तो उसके लिए सुलभ होता है, मतलब सही से पचा सकता है, सहज होता है, हल्का होता है। वो उसे आसानी से पचा सकता है और कब्ज, दस्त या अन्य पेट की समस्याएँ बच्चे को नहीं होती है। तो ऐसे में पाचन के लिए भी माँ का दूध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मानसिक बंधन। माँ का दूध पिलाने से माँ और शिशु के बीच एक मजबूत मानसिक बंधन बनता है, एक रिश्ता कायम होता है। माँ का ममता अपने पुत्र और पुत्री के लिए बना रहता है। इसके अलावा जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं और माँ के स्तन से दूध पीते हैं, उस बच्चे को अपने माँ के लिए ममता भी यहीं से जागृत होता है, जो शिशु को जो है वो विश्वास, सुरक्षा और संतुलन बनाने में मदद करता है। उस बच्चे को ये लगने लगता है कि यही महिला जो है, जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उस पे उसको विश्वास हो जाता है। वो उसको अपना बनाने लगता है, चाहने लगता है। तो यहाँ पे ये मानसिक बंधन जो है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों के वस्त्रों की 4 ज़रूरतें क्या हो सकती है? बच्चों के वस्त्रों की जो 4 ज़रूरतें हैं वो किस प्रकार हैं? यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएँगे बच्चों के वस्त्रों की 4 ज़रूरतें निम्नलिखित हैं। पहला क्या? सुरक्षा। बच्चों के वस्त्रों को उन्हें विभिन्न प्राकृतिक कारक जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल, कीड़े आदि से बचाने के लिए बनाया जाना चाहिए। मतलब ऐसे वस्त्र का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चों को गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल और कीड़े-मकोड़े आदि से उसे बचाया जा सके। दूसरा है आराम के मामले में बच्चों के वस्त्रों को उनके शरीर के अनुसार फिट होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए ताकि वो आराम से उसमें खेल सकें, सीख सकें और विकसित हो सकें। तीसरा पॉइंट है स्वच्छता। बच्चों के वस्त्रों को आसानी से धोने और सुखाने योग्य होना चाहिए, जिससे उसे आसानी से धोया और सुखाया जा सकता हो, ताकि वे बच्चों की स्वच्छ और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रख सकें। अगला पॉइंट है सौंदर्य। बच्चों के वस्त्रों को उनके रुचि के अनुसार, शौक के अनुसार, पसंद के अनुसार रंगीन, आकर्षक और खुशनुमा होना चाहिए ताकि वो उसे पहनने में खुश और आत्मविश्वासी उनका विश्वास जो है वो मजबूत रह सके, ऐसा उन्हें महसूस हो सके। तो बच्चों के वस्त्रों की 4 ज़रूरतें इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है रीना को विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने, बेकिंग, अचार आदि बनाने का शौक है। एक स्वरोजगार अवसर और एक वेतन रोजगार के अवसर की सलाह दें। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस कथन के भी आपको 2 कारणों को उचित बताना है। तो देखिए इस कथन के 2 कारणों को सही माना जा सकता है, जैसे कि समाज में समानता। गृह विज्ञान की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रौद्योगिकी है, हुनर है, हर किसी के प्रति पुरुष होने पर या महिला होने पर समान है। इसलिए इसे सीखने और अपनाने से समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव
और पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं ना जो कहा जाता है कि ये महिलाएं ही करेंगी, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं समाज के कि उसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करेंगे। तो इस तरह के जो भेदभाव है ना, इसे कम किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि स्वनिर्भरता मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। लड़की हो या लड़का हो, दोनों अपने घर के काम काज, खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना आदि में निपुण होना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में किसी पर भी निर्भर ना हो और अपने आप को समर्थ और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। स्वनिर्भरता, समाज में समानता। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वास्थ्य विज्ञान के पर्यावरण संबंधी किन्हीं 4 पहलुओं को सूचीबद्ध करें। स्वास्थ्य विज्ञान के पर्यावरण संबंधी किन्हीं 4 पहलुओं को हमें यहाँ पे बताना है। तो स्वास्थ्य विज्ञान और पर्यावरण जो संबंधी 4 पहलू है वो निम्नलिखित है। पहला तो है पर्यावरण प्रदूषण। मानव की गतिविधियों के कारण हवा, पानी, मिट्टी और जीवन के अन्य तत्वों में प्रदूषक पदार्थ मिलते हैं जो मानव के स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। तो ये प्रदूषण है, पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। मानव की ऊर्जा उपयोग, वनों की कटाई, फसलों का जलाना आदि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण का मुख्य कारण बनता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता की हानि से मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे खाद्य सुरक्षा में कमी हो रहा है, औषधि की कमी हो रहा है, रोगों का प्रसार हो रहा है, रोग बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जैव विविधता के कारण हो रहा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पर्यावरण न्याय। पर्यावरण न्याय का मतलब होता है सभी लोगों को पर्यावरण के संसाधनों और सेवाओं का समान रूप से लाभ मिले। ये नहीं कि अब ये मान लीजिए कि ऑक्सीजन हम पर्यावरण से लेते हैं, अब कोई साहूकार आके बोले कि नहीं भाई तू ऑक्सीजन नहीं लेगा, तू सांस ही नहीं लेगा, तो ये संभव है? ये तो सभी को बराबर मात्रा में मिलेगा, लेकिन बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जो समान मात्रा में लोगों को नहीं मिलता, हालांकि वो पर्यावरण न्याय नहीं है। पर्यावरण के बुरे प्रभाव को समान रूप से बचावो, ये भी यहाँ पे देखने लायक बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्वास्थ्य विज्ञान के पर्यावरण संबंधी किन्हीं 4 पहलुओं को सूचीबद्ध करें, तो आप पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण न्याय के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है आपके मित्र ने एक कमरे का फ्लैट खरीदा है। उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए 6 सुझाव देना है। इसके उत्तर में हमें लिखना है उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए 6 सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करें, दीवारों पर शेल्फ, हुक और रैक संग्रहण की सुविधा प्राप्त करें। मल्टीपर्पस फर्नीचर रखें, एक ही फर्नीचर से कई सारे काम लें, जिससे जगह बचाने के लिए सोफा कम बेड का उपयोग करें, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का उपयोग करें। इन सभी का इस्तेमाल करने से चीजें जगह जो है वो काफी बची रहेगी। तीसरा है संग्रहण, चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए भंडारण के साथ बिस्तर या आयोजकों का उपयोग करना चाहिए। अव्यवस्था से बचने के लिए केवल आवश्यक फर्नीचर और वस्तुओं को ही खरीदें या फिर रखी जानी चाहिए। बहुत सारे फर्नीचर लेके अंदर में जाम नहीं लगाना है। इसके अलावा जो लाइटिंग है, उचित प्रकाश व्यवस्था हो, कमरे में विशाल दिखा सकती है, मतलब कि सही लाइटिंग अगर आपके कमरे में लगा हुआ है तो आपका कमरा अच्छा और बड़ा दिखेगा। अगला पॉइंट है दर्पण, अधिक जगह का भ्रम पैदा करने के लिए रणनीतिक तरीके से दर्पण लगाए, मतलब ऐसे आईने को सेट करें जिससे आपको चारों तरफ कमरे में स्पेस ही स्पेस दिखे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये रणनीतिक ढंग है, मतलब कि पहले के समय में इसका ज्यादा उपयोग होता था। रणनीति मतलब रणों में लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए कि यहाँ पे बहुत जगह है, लेकिन वो वाकई में मिरर लगा होता था, आईना लगा होता था, और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के प्रत्येक 3 प्रभावों और रोकथाम उपचार का उल्लेख करें। तो यहाँ पे देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो तो एक प्रकार का रोग है जो किशोरों में हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए और इनके उपचार के लिए 3 पॉइंटों के बारे में बताना है। सबसे पहला पॉइंट है किशोरों को अपनी छवि से संतुष्ट होना चाहिए, जैसा उन्हें भगवान ने बनाया है, जैसा उनका रंग रूप रेखा है, कद काठी है, वजन भार है, उन्हें उससे संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्वयं का आदर करना और महत्व देना चाहिए। अपने नजर में खुद को कभी गिरने नहीं देना चाहिए कि हम ऐसे हैं वैसे नहीं, हम सबसे बेहतर हैं, ऐसी सोच होना चाहिए और खुद का आदर करना होना चाहिए और खुद का महत्व देना भी चाहिए।
अगला पॉइंट है संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। मतलब जो बैलेंस डाइट है ये सबसे सही तरीका है एनोरेक्सिया नर्वोसा को रोकने के लिए। अधिक मात्रा में रेशा लेना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा एवं सक्रिय रहना चाहिए। ये नहीं कि आलसी की तरह, लेजी की तरह बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है इसके प्रभाव को रोकने के उपचार के कुछ पॉइंट्स थे, और ये भी वीवीआई प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। इसी में अगला पॉइंट है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा के 3 प्रभाव कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है शारीरिक प्रभाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंग प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो इससे शारीरिक प्रभाव कैसा होता है कि मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, कई अलग-अलग अंगों का काम न करना। दूसरा है मानसिक प्रभाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहता है। एनोरेक्सिया से पीड़ित लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, चिंता होने लगता है, आत्मविश्वास का कमी हो जाता है, आत्महत्या करने का भी मन होने लगता है, शराब पीने लगते हैं लोग, नशीली दवाओं का सेवन, ड्रग्स, कोकीन, चरस, अफीम ये सब उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये इसका मानसिक प्रभाव है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा व्यक्ति के जो सामाजिक जीवन है, वो बहुत प्रभावित होता है। वो एक समाज से कटना शुरू कर देते हैं, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने लोगों से वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। उन्हें हमेशा ऐसा फ़ील होता रहता है ना कि लोग मुझे ही घूर रहे हैं, लोग मुझे ही देख रहे हैं, लोग मुझे नीचा द समझ रहे हैं। तो ये एक ऐसा समस्या हो जाता है जो दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये इसके 3 प्रभाव के बारे में था। अगला प्रश्न हमारा कहता है किशोरावस्था में खान-पान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 आंतरिक और बाह्य कारकों के ऊपर चर्चा करना है कि किशोरावस्था में जो खान-पान के व्यवहार हैं, जो तरीके हैं, वो प्रभावित कैसे होते हैं? आंतरिक रूप से, और बाह्य कारक वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण घर में हो या बाहर हो, वो कैसे प्रभावित होते हैं? तो सबसे पहले बाहरी कारक के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत अनुभव इसका सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा होगा परिवार इकाई और परिवार की विशेषता, और तीसरा है पालन पोषण के तरीके। ये बाहरी कारक है जिसके कारण किशोरावस्था के खान पान के व्यवहार में काफी प्रभाव देखने को मिलता है। आंतरिक कारक में क्या आएगा? मनोसामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक छवि और स्व संकल्पना। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कई बार चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, इसलिए हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा होना नहीं देना चाहते, क्योंकि ये काफी लंबा को बहुत बड़ा सिंपल पेपर है ये। तो इन सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी मैंने क्लियर करवा रखा है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप एक बार नोट्स वाले वीडियो को जरूर देख लें। तो ये बाहरी कारक है और ये आंतरिक कारक है जिसके कारण किसी भी किशोरावस्था की आयु से जूझ रहे बच्चों के अंदर आपको खान पान संबंधी प्रभावों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, यहाँ पे प्रश्न नंबर क है कि पोषण उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस कथन के बारे में आप अपनी राय को लिखें। तो देखिए, अच्छा पोषण जो होता है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप सही तरीके से खान पान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वस्थ लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा खुश रहेंगे, जिन्हें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, और व्यक्ति अच्छा भोजन भी ले रहा है तो उसे परेशानी क्या हो सकती है? वो तो खुश ही रहेगा। हमेशा वो खुश-खुश जैसा मतलब प्रसन्नचित्त रहता है, तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से अधिक रचनात्मक एवं क्रियाशील होता है। उनके शरीर का भी जो काम करने का तरीका है, मांसपेशियाँ हैं, हड्डी है, दिमाग है, वो सब एक्टिव होता है। ऐसे लोग व्यवसाय और परिश्रम का तनाव सकारात्मक रूप से वहन करने के लिए सक्षम होते हैं। अगर वो किसी प्रकार की नौकरी करते हैं मान लो, या फिर व्यवसाय करते हैं और उसमें कोई टेंशन हो जा रहा है, तो ये नहीं कि अब टेंशन हो गया, हम तो जिएंगे ही नहीं, अब तो हम मर जाएंगे, हमारे लॉस हो गया, हम नुकसान में आ गए, घर में तांडव कर रहे हैं, फैमिली के साथ मतलब दिस दैट हेन तेन प्राक्रेन सब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, यदि वो सही प्रकार से खान पान कर रहा है, तो वो ऐसा रहता है ना, मतलब ऐसा तैयार रहता है जो इन तरह के चीजों को, तनाव को पॉजिटिवली लेता है। ठीक है भाई, हो गया, कल देख लेंगे, आज नुकसान है, कल कमा लेंगे। तो ये ऐसी आदतें हो जाती है। और व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग भी देते हैं। देखिए, आम इंसान कमाएगा तभी तो हमारा देश कमाएगा। हमने टैक्स भरा, इससे देश की कमाई हुई ना। अब आम आदमी सब ऐसे बदतर हो जाएंगे, नहीं भाई कमाना ही नहीं है, नुकसान हो गया, अब हम मर जाएंगे, अब तो हम खुद खुशी कर लेंगे। तो ये सारी ऐसी बातें हो जाती है जो एक राष्ट्र को भी कमजोर बनाता है। वहीं भूख एवं कुपोषण से शिकार बच्चे, युवा एवं वयस्क
रोग तथा अवसाद के शिकार हो जाते हैं एवं कम कार्यशील होते हैं। भूख के कारण बच्चे, कई बार आप देखोगे अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए लड़कियां जो है वो डाइटिंग पे चली जाती है, कम खाना खाएगी, एक्सरसाइज करेगी, भूखे रह जाएगी, चिप्स खा के रह जाएगी, पानी पी के रह जाएगी, तो इनको बीमारी हो जाता है। इनको कई प्रकार के रोग पकड़ लेते हैं, ये बीमारियों से जूझने लगते हैं और ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और ये कुपोषण के शिकार के बाद कमजोर से दिखने लगेंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेंटेन कर रहे हैं, नहीं, ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये बीमारी है, इनके शरीर के अंदर बीमारी हो चुका है। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भूख एवं कुपोषण, आप मतलब पेट में अल्प पोषण हो जाता है, इसी को हम अल्प पोषण भी कहते हैं। 4 रोटी खाने की इच्छा है, हम 1 रोटी खा रहे हैं, शरीर को कमजोर करना है। क्यों कमजोर करना है भाई? नहीं करना है कमजोर, क्योंकि ये बीमारियों का एक मतलब अवसाद है, रोग है, इससे बच्चे शिकार हो जाते हैं इसके। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कहाँ गया रे? कल में खो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पोषण मानसिक और दृश्य विकलांगता और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, आयु के अनुसार उचित पोषण शारीरिक भार, हड्डी एवं दांतों के उचित विकास एवं लंबाई में वृद्धि सहायक होते हैं। क्योंकि कुपोषण जो है वो विशेषकर अल्प पोषण के कारण न केवल शरीर का वजन कम होता है, अपितु अपना हाइट भी छोटा रह जाता है, कद भी छोटा हो जाता है। अल्प पोषण जो है वो मानसिक अवरुद्धता और निम्न स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य कारण है। यदि सही मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, हाइट छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा और ये कई प्रकार के रोगों को भी जन्म दे देता है और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बिल्कुल खत्म ही कर देता है। निम्न स्तर की प्रतिरक्षण क्षमता तथा निम्न पोषण के कारण बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्तता के शिकार हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, विटामिन ए की कमी से अंधापन हो जाना, आयोडीन की कमी से अपापचाय या फिर घेघा रोग हो जाना, संपूर्ण वृद्धि में मतलब शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाना। दोनों स्थितियों में बच्चा पूर्ण वृद्धि एवं विकास प्राप्त नहीं कर सकता है तथा एक सामान्य क्रियाशील जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। तो पोषण मानसिक और दृश्य विकलांगता में जीवन की गुणवत्ता कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है, परिधान के चयन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को सूचीबद्ध करें। परिधान को चयन करने मतलब कपड़े को चयन करने के लिए किन किन कारकों, फैक्टरों को सूचीबद्ध करना जरूरी होता है? तो सबसे पहला तो है आयु। परिधान के चयन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक आयु है। उम्र के हिसाब से हम किसी कपड़े को चयन कर सकते हैं, क्योंकि जो परिधान एक बच्चे के लिए उपयुक्त है वह एक जवान के लिए कहाँ से होगा, एक वृद्ध के लिए कैसे होगा, एक महिला के लिए कैसे होगा? मतलब जो कपड़ा एक बच्चे के लिए बनाया गया है, क्या वो जवान को आएगा? नहीं आएगा। एक वृद्ध व्यक्ति को आएगा? नहीं आएगा। तो आयु जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी परिधान के चयन करने में। दूसरा है जलवायु तथा मौसम। तो जलवायु और मौसम के अनुसार हमें अपने परिधान का चयन करना चाहिए। जलवायु मतलब कि कभी गर्मी में आप ठंडा का कपड़ा तो नहीं पहन सकते हैं ना, ठंडा में आप गर्मी का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। तो जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुड फैक्टर है जब हम किसी भी प्रकार के परिधान का चयन करते हैं। ठंडे मौसम में हमें ऊनी तथा गर्म कपड़े पहनने चाहिए और हमें ठंड से बचाए रखने में यह मदद करता है। गर्म मौसम में हमें सूती या रेशमी कपड़े पहनने चाहिए जो गर्मी में आसानी से पसीना को सोख सकता है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है अवसर। अवसर के अनुसार भी हम अपने परिधान का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा अवसर क्या होता है। अब मान लो एग्जाम्पल के कोई मर गया है, अब उसके मरने में हम शेरवानी पहन के जाएं, वहां पे डांस करने लगे, तो वो जिसके यहाँ कोई मर गया हो तो हमको इतना पेलेगा कि दिमाग हमारा ठीक कर देगा। अब अक्सर देखे होंगे ना सिनेमा उनेमा में कि लोग जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना तो व्हाइट कपड़े पहन के जाती है। ये फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, जब कोई बड़ा फिल्म एक्टर एक्ट्रेस मर जाता है तो सारी हीरोइनें जो है वो व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहन के जाएगी। धोती कुर्ता तो नहीं, पैजामा कुर्ता पहन के जाएंगे पुरुष, शर्ट पैंट व्हाइट, महिलाएं साड़ी सलवार सूट व्हाइट में पहन के जाती है। तो ये अवसर है। अब शादी में हम किसी के यहाँ जा रहे हैं और सब कुछ व्हाइट पहन लिए तो वो शादी वाला तो मारेगा ही, कहेगा कि तुम शादी में आया श्राद्ध में आया है। तो यहाँ पे अवसर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी अवसर के दौरान हम सभी कोशिश करते हैं कि चमकीले और आकर्षक कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे। खासकर शादी और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें हम चमकीले कपड़े पहनते हैं।
अब अगला पॉइंट जो है वो कहता है फैशन। फैशन को भी परिधान के चयन पे काफी प्रभाव देखा जाता है। फैशन हर समय बदलता रहता है। आपको पता है कि 2 महीने पहले जिस कपड़े का ट्रेंड था वो 2 महीने के बाद खत्म हो जाता है। अब लोगों का उत्साह रहता है ट्रेंडिंग वाले कपड़े पहनने का, नहीं भाई यही सेट चाहिए, यही सेट पहनेंगे, फटा हुआ जींस पहनेंगे, फटा हुआ शर्ट पहनेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे। तो वो आजकल चल रहे फैशन के कपड़े ऐसे ही हो गए। अपने परिधान के रंग के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, प्रिंट के हिसाब से, फैब्रिक के हिसाब से, ये और खासकर अभी के समय में जब से डिजिटल मार्केटिंग बढ़ा है ना, ये फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस जो पहन लिए वो तो फैशनेबल हो जाता है, वो डिजाइन ट्रेंड में आ जाता है, चाहे वो कपड़ा कैसा भी हो। जैसे उर्फी जावेद की बात कर लो, उसका कपड़ा हमेशा ट्रेंडिंग में ही होता है। चाहे अब आपको सभी को पता है कि वो पहनती क्या है, क्या उसका पहनावा है, लेकिन उसके कपड़े का भाई सेल लगता है, इतने महंगे महंगे बिकते हैं। पता नहीं पत्ता पपीता को कौन खरीदता है। तो ये फैशन के बारे में था। अगला प्रश्न हमारा कहता है फैशन और फैड शब्द की व्याख्या करना है। ये VVI रहेगा, आपको मेरे तरफ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है। फैशन का अर्थ होता है ऐसे विशेष परिधान, मतलब एक ऐसे अलग तरह के कपड़े जो लोगों के बीच में बहुत अधिक उजागर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते हैं, या केवल समाज के किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और फैशन आमतौर पर जो है वो ज्यादा समय तक प्रचलित नहीं रहता है, और इसी प्रकार के फैशन को हम फैड्स कहते हैं। देखिए फैशन चाहे कोई सा भी हो, ज्यादा समय तक वो नहीं रहता है। एक आपको पता है कि एक सीमित टाइम तक ही किसी भी चीज का फैशन होता है, वो उसके बाद वो खत्म होकर कोई दूसरा फैशन चला आता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, एक मेट्रो में एक महिला जा रही थी और महिला के दोनों जींस जो थे वो दोनों अलग अलग कलर के थे। पहले तो मेरे को लगा कि महिला के बीच में कोई दूसरा आदमी घुसा हुआ है, पैर देखा, फिर मैं देखा ये महिला एक ही महिला के दोनों जो जींस हैं वो अलग अलग कलर के हैं। तो अब देखिए अब कैसे फैशन आ गए। पहले के समय में लोग एक तरह के कपड़े पहनते थे, एक तरह का जीन्स होता था, अब जीन्स में भी अलग अलग तरह के जीन्स होने लगे। शर्ट में आप देखो, आधा शर्ट किसी रंग का रहेगा, आधा शर्ट किसी रंग का हो जाता है, उसमें भी लोग फाड़ चीर देते हैं, घुटने पे अलग फटा हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल ये हॉट पैंट्स, बैगी पैंट्स, बेमेल बटन, बेमेल शर्ट, बेमेल का मतलब हो जिसका कोई मेल ही नहीं हो, मतलब एक हाथ किसी और रंग का, एक हाथ किसी और रंग का, एक जींस किसी और रंग का, दूसरा पैर किसी और रंग का, एक जूते किसी और रंग का, दूसरा जूता किसी और रंग का, शर्ट के बटन भी अलग अलग रंगों के होते हैं। तो ये फैशन और फैड्स है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उम्र के साथ बच्चों की कपड़ों की जरूरतें क्यों बदलती रहती है। जैसे जैसे उम्र बदलता रहता है तो बच्चों की कपड़ों की जरूरतें भी बदलती रहती है। तो उम्र के साथ बच्चों की कपड़ों की जरूरतें बदलती है क्योंकि उनके शरीर, मन और परिवेश में भी काफी बदलाव आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको समझाया था कि फैशन जो है वो, और फैड्स, फैड्स तो हमारा यही है ना कि जो समय ट्रेंडिंग में है वो ज्यादा समय तक ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, और इसीलिए बदलाव होते रहते हैं बच्चों के मन में, जिसमें शारीरिक विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे बच्चों के शरीर में विकास होता है तो उनको पहले के कपड़े जो है वो छोटे होने लगते हैं। तो बच्चों का शरीर उम्र के साथ बढ़ता है और विकसित होता है। इससे इनके कपड़े का आकार, फिट और आराम भी बदलता रहता है। बच्चों को अपने शरीर के अनुरूप ही कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें ज्यादा बढ़ोतरी न दे और इसी गतिविधियों में बाधा भी न डालें। तो ये शारीरिक विकास जो है इसका सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा है मानसिक विकास। बच्चों का मन उम्र के साथ बढ़ता और विकसित होता है। इससे उनकी सोच, रुचि, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व भी बदलते रहते हैं। बच्चों को अपने मन के अनुरूप ही कपड़े पहनने चाहिए जो उनके पसंद, शैली और फैशन को दर्शाएं। जो बच्चा पसंद कर रहा है उनके कपड़े उन्हीं तरह के होने चाहिए ताकि वो उसे खुशी खुशी पहनना शुरू कर दे। अगला प्रश्न इसका ख कहता है कि शैशवावस्था में बच्चों की परिधान के 3 विशेषताओं पर चर्चा करें। पहला तो है हमारा आराम और सुविधा। आराम और सुविधा कहने का मतलब है कपड़े ऐसे होने चाहिए बच्चों को जिसमें वो खुद को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर सके, जिसमें एक्रिलिक, सूती, नायलॉन मिश्रित वस्त्र अन्य शारीरिक गतिविधियों के दौरान लचीलेपन के कारण सुविधाजनक होते हैं। इसलिए इसी प्रकार के कपड़े को खरीदना चाहिए। दूसरा है सुरक्षा। बहुत ढीले और लटके हुए कपड़ों में उलझ कर या फंस कर गिरने का भय लगा रहता है। अतः आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज्यादा ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए बच्चों को। और तीसरा पॉइंट है स्व सहायता। परिधान ऐसा होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे स्वयं आसानी से पहन एवं उतार सके, जो उनको दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े।
अगला प्रश्न हमारा कहता है, आपकी दोस्त ने हाल में ही नौकरी कार्यभार ग्रहण किया, मतलब नौकरी लगा है और वह एक गृहिणी भी है, घर का काम भी करती है, अर्थात हाउसवाइफ भी है। हमेशा व्यस्त और तनाव में रहती है। वह घर और काम की मांगों और जिम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम नहीं है, मतलब दोनों जगह काम नहीं कर सकती वो। या तो वो ऑफिस का काम कर लेगी तो हाउसवाइफ नहीं रहेगी, और अगर वो हाउसवाइफ अर्थात गृहिणी घर का काम करती है तो उसे ऑफिस के काम करने में दिक्कतें होती है। तो पहला पॉइंट है, समय प्रबंधन में उन्हें किन 4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। समय प्रबंधन के साथ अगर वो काम करेगी तो काफ़ी सारा समय बचत हो जाएगा, और समय बचने के बाद हो सकता है कि वो गृह का भी काम कर ले और ऑफिस का भी काम कर ले। पहला तो है कि चरम भार अवधि। पहला पॉइंट ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन किया है कि किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को हम चरम भार अवधि कहते हैं, जैसे प्रातः काल का समय और रात्रि के भोजन का समय। ऐसे में महिलाओं के पास बहुत ज्यादा कार्य होता है। दूसरा है कार्य वक्र। किसी विशिष्ट समय में अधिक अवधि के दौरान, मतलब एक ऐसा समय है जिसमें उन्हें बहुत सारा निरूपण चित्रात्मक हो जाता है, जिसके द्वारा कार्य में स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिक क्षमता की स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण अधिकतम गिरावट की स्थिति को कहा जाता है। मतलब कार्य चक्र ऐसा समय है जो एक किसी खास समय में महिलाओं के ऊपर कार्य भार बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें उन्हें अपने शरीर की सबसे अधिक फुर्ती को दिखाते हुए अपने सभी कार्यों को पूरा करना होता है, और इसी को हम अधिकतम गिरावट की अवधि भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा कहता है विश्राम अंतराल की अवधि। काम करने के समय के दौरान कई अनुपादात्मक, मतलब काम करने में मदद न पहुंचाने वाली रुकावटें आती है, जिसे जिन्हें हम विश्राम अंतराल की अवधि कहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है कार्य का सरलीकरण। कार्य करने की सबसे सरल, आसान और अति शीघ्र, मतलब जिसे बहुत जल्दी विधि से करने की चेतना, कोशिश, कार्य और सरलीकरण कहलाता है। मतलब आप किसी काम को कितने आसानी तरीके से करते हैं, कितना सरल बना के करते हैं, यही किसी भी काम का सरलीकरण कहलाता है, मतलब उसे आसान से आसान तरीकों से करना। अगला प्रश्न हमारा कहता है समय प्रबंधन के किन्हीं 2 उपकरणों की व्याख्या करें। मतलब आपको कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में बताना है जिससे आप समय प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था चरम भार अवधि, मतलब किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, चरम भार अवधि कहते हैं। जैसे प्रातः काल का समय हो गया, रात्रि का भोजन का समय हो गया। दूसरा है कार्य वक्र, मतलब किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान ऐसा समय आता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्फूर्ति, फुर्ती और काम को लोड लेना पड़ता है, और इसे थकान के कारण क्या होता है कि अधिकतम गिरावट की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद आपको बिल्कुल काम करने की इच्छा होगी नहीं। आप सोचोगे कि अब बिल्कुल काम नहीं करना है, आप छोड़ देते हैं, अब काम बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब एक ऐसे समय अवधि में आपको बहुत ज्यादा बर्डन और बहुत ज्यादा फुर्ती के साथ काम को करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। अब समय शाम का है और रात के समय में पूरे सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, आपके फुल फैमिली, तो आपको पता है अक्सर ऐसे समय में घर की बहुओं को ही काम करना पड़ता है। तो अब वो फटाफट रोटी ला रही है, सब्जी ला रही है, दाल ला रही है, पानी ला रही है, सलाद ला रही है, सब कुछ फटाफट किचन से, क्योंकि सबको तो गर्म खाने की आदत होती है। अब ऐसे समय में ये सारे काम करने के बाद कुछ समय के लिए महिला को रेस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि वो कुछ ऐसी समय अवधि थी जिसमें उसने अपने शरीर के सभी स्फूर्ति और मतलब क्षमता का उपयोग किया है। तो इसके बाद अधिकतम गिरावट की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि कहा ही जाता है जब कोई चीज पीक पे हो तो उसे गिरना भी होना होता है, मतलब वो गिर। अगला प्रश्न हमारा कहता है आपका मित्र कल रात भोजन के लिए बाहर गया था, अस्वच्छता के कारण उसे रात को उल्टी और पेट में दर्द हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि खाद्य स्वच्छता से संबंधित 4 खराब स्वच्छता प्रथाओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहले देखिए, बाहर जाकर खाने में सबसे पहली परेशानी तो ये होती है कि जो हमारे दैनिक जीवन में आज भी होता है कि लोग दूषित पानी का उपयोग करते हैं, खासकर 20 रुपए बचाने के चक्कर में वो होटल के उसी पानी का उपयोग करते हैं जो खुले हुए डब्बे में काफी लंबे समय से पड़ा होता है, और कोई उसमें थूक के जाता है, कोई उसमें कुछ भी करके जाता है। इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अशुद्ध या दूषित पानी पीना सबसे मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है अस्वच्छ हाथों से भोजन को छूना। अब अगला आदमी आपको कैसे भोजन प्रदान कर रहा है, किस हाथ से दे रहा है, ये भी एक मेन पॉइंट हो सकता है। तीसरा है असंगत भोजन को खाना या रखना, मतलब ऐसे भोजन जो आपस में संगत नहीं है। अब दूध के साथ आपको अचार दे दे खाने के लिए, दही के साथ आपको दूध दे दे खाने के लिए, तो ये सारी चीजें कुछ ऐसा है जो भोजन का तालमेल नहीं बनाता है। अस्वच्छ बर्तन या सामग्रियों का उपयोग करना, मतलब गंदे बर्तन में आपको भोजन देना, या फिर सड़ा गला सब्जी, टमाटर, प्याज, आलू का उपयोग करना जो आपके शरीर के लिए
ये फूड पॉइज़निंग के कारण हो सकते हैं आपके शरीर में दूषित खाने के कारण उल्टियाँ, मितली, सर का घूमना, कई बार तो ये गंभीर समस्या मृत्यु तक लेके जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी दो स्वच्छता संबंधी आदतें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहला है अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में आप निम्नलिखित दो स्वच्छता संबंधी आदतों को अपना सकते हैं। पहला तो ये है कि भोजन से पहले और भोजन के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। यह एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है जो आपको भोजन के माध्यम से होने वाले संक्रमण को बचाने में काफी मदद करता है। अगला पॉइंट है फल और सब्जियां जो भी आप अपने घर में उपयोग करते हैं वो आप छीलने और खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। फल और सब्जियां हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना तो हम ऐसे भी नहीं जी सकते हैं। और ये हमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। इसके अलावा आप अपने घर में कपड़े, बर्तन, शरीर को साफ रखना, असंगत भोजन से बचना है, अशुद्ध पानी पीने से बचना है। इन सभी चीजों से आपको बच के रहना है और ये आदतें आपको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शुद्ध पेयजल के दो महत्व बताइए जो रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। तो देखिए शुद्ध पानी जो है वो पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आप सही पानी पीते हैं तो आपके शरीर के आंतरिक जो क्षमता है वो काफी स्ट्रांग होता है। और पानी आपके शरीर में लिम्फ का उत्पादन करने में मदद करता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करने में शुद्ध पानी जो है, वाटर जो है, वो काफी मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किशोरावस्था के दौरान प्रत्येक प्रमुख भावनात्मक, संज्ञात्मक परिवर्तनों की सूची बनाइए। पहला पॉइंट हमारा कहता है भावनात्मक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किशोरों की भावनाओं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बदलाव होता है। मतलब ऐसा समय है जिसमें किशोरावस्था में रहने वाले किशोर एवं किशोरियों के भावनाओं में बदलाव होता है, आत्मविश्वास में बदलाव होता है, आत्मसम्मान में बदलाव होता है। जैसे कि किशोरों की भावनाओं में उछाल और गिराव होता रहता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास होता रहता है, किशोरों में भावनात्मक स्वतंत्रता और अलगाव की इच्छा होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो है वो भावनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संज्ञानात्मक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किशोरों के सोचने, सीखने और याद करने, तर्क करने, निर्णय लेने के तरीकों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पे वो अपने दिमाग को लगा के कई सारी चीजों के ऊपर सोचने की कोशिश करते हैं। किशोरों में औपचारिक संचालन की क्षमता विकसित होती है। किशोरों में तर्क और समालोचना की क्षमता विकसित होती है। वो किसी भी मुद्दे के ऊपर सोच समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर बातें कर सकते हैं, सोच विचार सकते हैं, उस समस्या का निवारण ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो संज्ञानात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किशोरावस्था पर संज्ञानात्मक विकास के दो प्रभावों का उल्लेख करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के कारण किशोरों की औपचारिक संचालन की क्षमता विकसित होती है जो उन्हें अमूर्त, अनिश्चित और अभिकल्पित अवधारणाओं के साथ काम करने के लिए सक्षम बनाती है। मतलब उस दिशा की ओर लेके जाती है किशोरों को जहां पे वो अभिकल्पित और ऐसे कई सारे चीजों के साथ अपने आप को ढालने में वो मदद कर पाते हैं। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के कारण किशोरों की भविष्य की योजना भी बन पाती है, लक्ष्य का निर्धारण हो पाता है, तभी तो जाके वो आगे जाके लक्ष्य की पूर्ति भी कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किशोरावस्था पर संज्ञानात्मक विकास के प्रभाव के बारे में है कि कैसे एक किशोर अवस्था के अंदर चल रहे किशोर एवं किशोरियां जो है वो अपने लक्ष्य का निर्धारण वगैरह, अपने भविष्य के बारे में योजना बनाना कि आगे भविष्य में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीजों की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौद्रिक आय और मानसिक आय बढ़ाने के लिए 3 सुझावों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। तो मौद्रिक आय और मानसिक आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 3 रूपरेखा इस प्रकार है। पहला है निवेश करें, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, कहीं भी पैसे लगाने पड़ेंगे। सही निवेश की योजना बनाए जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। दूसरा है स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य मानसिकता को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका अगर दिमाग ठीक नहीं है, आप अगर पागल हो गए तो आप सारे पैसे को बर्बाद कर देंगे।
पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत खुशी में सुधार कर सकता है। मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे धंधे पानी का जो तनाव होता है ना, वो हमारे परिवार तक पहुंच जाता है और टेंशन में पूरे परिवार को लोग ले आते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपका दिमाग सही है, आप पागल नहीं हो, आपका मानसिक मतलब कि इच्छा जो है वो प्रबल है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपने व्यापार में होने वाले नुकसान को या अपने बिजनेस में होने वाले नुकसान को अपने अंदर सह लोगे और उसे आप पॉजिटिवली लोगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया भी है। तीसरा है नौकरी में सीधा संप्रेषण। अपने पेशेवर क्षेत्र में सीधा संप्रेषण करना और अच्छे कर्मचारी बनना मौद्रिक और मानसिक आय को बढ़ा सकता है। जिस काम का स्किल्स है आपके पास, जिस काम के बारे में बेहतर जानते हैं आप, आपको उसी काम को करना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज तक रोटी बनाया और आज आप जाके चावल बनाने लगो, तो आप चावल को बर्बाद करोगे और रोटी का भी नाम खराब करोगे। तो यहाँ पे जो है नौकरी में सीधा संप्रेषण का मतलब है कि आपको उन्हीं चीजों के अंदर अपने पाँव रखने चाहिए जिस चीज के बारे में जानकारी आपको सबसे अच्छे से आता है। आपको नौकरी उसी क्षेत्र में करना चाहिए जिसमें आपका इच्छा हो। जबरदस्ती आप जाएंगे तो आप बेकार करोगे ये काम। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय उपभोक्ता के लिए उपलब्ध किन्हीं दो निवेश विकल्पों का वर्णन करें। ऐसा निवेश, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जहां पे भारत के रहने वाले लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये 100% वीवीआई प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि भारतीय उपभोक्ता के लिए उपलब्ध किन्हीं दो निवेश विकल्पों का वर्णन करें। और मेरे हिसाब से ये 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में शेयर मार्केटिंग वगैरह होता है। शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, आपको बिना जानकारी के शेयर मार्केट में नहीं जाना है, क्योंकि शेयर और साझेदारी की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यह एक बाजारी निवेश है जिसमें लोग कंपनियों का हिस्सेदार बन पाते हैं। रातों रात लोग इसमें करोड़पति और 1 घंटे में करोड़पति से सड़क पे भी आ सकते हैं। तो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में काफी रिसर्च करना होता है। ऐसे ही आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा है बैंक निवेश। बैंक में आपको पता है ना, एफडी वगैरह, फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है, जिसमें कुछ समय का लिमिट दिया जाता है, जिसके बाद आपके कुछ परसेंटेज आपको जोड़ के दिए जाते हैं। पहले के समय में तो ये 7 साल 8 साल में आपके पैसे दोगुने भी हो जाते थे। हालांकि आजकल भी ऐसा चलता है, समय सीमा जो है पहले से वो ज्यादा हो गया है। तो आप इन तरह के दो ऑप्शन में भारत के रहने वाले हैं आप, तो आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसे से पैसा बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के बीच 3 अंतरों की तुलना करें। ये भी हमारा वीवीआई प्रश्न है। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष आय अप्रत्यक्ष आय के बीच क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय हमारे आसपास किस प्रकार से कार्यान्वित है। ये 3 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर से निकल रहा है। तो हम इसकी तीनों अंतर की तुलना आपको इस प्रकार से बता रहे हैं कि पहला तो ये है कि प्रत्यक्ष आय वह आय है जो व्यक्ति या संगठन को अपने मुख्य कार्य, व्यापार या उत्पादन से मिलता है, जो उसका मेन काम है। जो जैसे अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरे नौकरी से जो मुझे सैलरी मिलती है, ये मेरा प्रत्यक्ष आय होगा। प्रत्यक्ष आय का निर्धारण जो है वो आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है और इस पर प्रत्यक्ष कर भी लगता है, अर्थात इस पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। प्रत्यक्ष आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति या संगठन इसका बोझ दूसरे पर नहीं डाल सकता। अब पैसे मैंने कमाया, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं इसका टैक्स नहीं भरूंगा, ये टैक्स तो मुझे दूसरे मेरे मेहनत करने से मुझे कंपनी ने पैसे दिए हैं तो मैं इसका टैक्स नहीं भरूंगा। ऐसा नहीं होता। जो पैसे डायरेक्ट आपके प्रॉफिट में आते हैं, आपके सैलरी से आते हैं, आपके व्यापार से आते हैं, जो डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे रहा है, तो ये आपका प्रत्यक्ष आय में आएगा। वहीं पे अगर हम अप्रत्यक्ष आय की बात करें तो यह वह आय है जो व्यक्ति या संगठन को अपनी मुख्य गतिविधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से आता है। जैसे कि मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं ट्यूशन भी दे रहा हूँ, तो उससे मुझे जो आय हो रहा है ना, वो अप्रत्यक्ष आय होगा। प्रत्यक्ष आय में डायरेक्ट हमारी जो सैलरी होती है वो आती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय का निर्धारण वस्तु या सेवा की कीमत के अनुसार किया जाता है। उस पे अप्रत्यक्ष कर लगता है, टैक्स तो लगता है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, और कई बार लोग इसे बचा भी लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति या संगठन इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर डाल सकता है, किसी पे भी डाल देता है कि ये मेरा नहीं है, उसका है, उसका नहीं, उसका है। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के बारे में। अगला प्रश्न हमारा कहता है घरेलू खर्चों का रिकॉर्ड रखने के दो महत्व क्या हैं। दैनिक जीवन में घरेलू खर्चों का रिकॉर्ड ठीक से न रखने पर दो कमियां बताएं। तो देखिए, घरेलू खर्चे का रिकॉर्ड रखने के दो महत्वपूर्ण
महत्व जो है वो निम्नलिखित है। आपको अपनी आय और खर्च के बीच का संतुलन बनाने में मदद मिलता है। कितना आप पैसा कमा रहे हो और कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये अगर आपको पता है तो आप अपने सेविंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आपको अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने में मदद मिलती है, कैसे आप अपने टारगेट को पूरा करोगे। और वहीं पे दैनिक जीवन में घरेलू खर्च का रिकॉर्ड ठीक से न रखने पर 2 कमियाँ क्या हो सकती है, तो आपको अपने वित्तीय स्थिति का पूरा अंदाज़ा ही नहीं होगा। घर में कभी तेल होगा तो नमक नहीं, नमक होगा तो आटा नहीं, आटा होगा तो दाल नहीं, मतलब आप एक सही तरीके से चावल दाल सब्जी खा ही नहीं सकते हो। आज दाल पी के रहना पड़ेगा, तो कल सब्जी खा के रहना पड़ेगा, किसी दिन चावल ही खा के रहना पड़ेगा। तो ये जो है वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद करता है कि हम इसके रिकॉर्ड को अपने पास बना के रखें, ताकि हमें ये एटलीस्ट पता तो चले कि खर्चा क्या है, हमारा आमदनी क्या है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना काफी जरूरी होता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th होम साइंस गृह विज्ञान सिंपल पेपर 2024 नंबर 3 था। ऑलरेडी हमने 1 सिंपल पेपर 2 3 कर लिया, सॉरी ये तो तीसरा था ही। और ये क्लास 11th का न्यू सिलेबस है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वीडियो बनाने के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये सिंपल पेपर पहले के 2 सिंपल पेपर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के सिंपल पेपर नंबर 3 जो क्लास 11th का है, इसमें दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।